नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जिसमें बिहार में आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और सूत्रों के हवाले से खबर। और इस बैठक के साथ लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है, जिसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार में 7 दिनों से ज्यादा का लॉकडाउन होने की संभावना जाहिर की जा रही है। सीएम ने सोमवार को इसे लेकर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें सीएम ने आईएमए की मांगों पर मीटिंग में चर्चा की है। आपको बताते चलें कि आईएमए लगातार इस बात को लेकर के अपनी मांगें सामने रखता रहा, जिसमें इस वक्त हालात जिस तरीके से हैं उसके मद्देनजर लॉकडाउन का बिहार में लगाया जाना बेहद जरूरी है। और इसी के मद्देनजर कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई और आज क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक के बाद ये संभावना जाहिर की जा रही है कि बिहार में लॉकडाउन का ऐलान किया जा सकता है, जो 7 दिनों से ज्यादा का हो सकता है। तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें कई निर्देश दिए गए हैं। कोरोना मरीजों के इलाज में कोई कोताही न बरती जाए, जिलों में इलाज को लेकर के समुचित और पूरी व्यवस्था की जाए। ये वो तमाम बड़ी बातें हैं जिसका जिक्र हम आपके सामने कर रहे हैं। और ये निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। अनुमंडल स्तर पर भी पूरी तैयारी रखें, हर हाल में हो रहे ऑक्सीजन और दवा की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही, बेवजह बाहर निकलने वालों पर नजर रखी जाए, कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन हो, स्वास्थ्य विभाग प्रतिदिन अस्पतालों का फीडबैक लें, साथ ही साथ कोरोना को लेकर गांव-गांव में संपर्क किया जाए और वहां पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए जाएं। एमएलए एमएलसी के फंड से 2-2 करोड़ रुपए दिए गए और कोरोना महामारी से निपटने में ये तमाम जो रकम है वो खर्च की जाएगी, जिसका जिक्र भी मुख्यमंत्री की तरफ से कल की एक महत्वपूर्ण बैठक के तौर पर सामने आया। बिहार में कोरोना का कहरा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा और ये कोहराम किस कदर है वो इन आंकड़ों को देखकर आप आसानी से समझ सकते हैं। 24 घंटे में एक बार फिर से 82 मरीजों की जान चली गई है। 11,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। पटना में 2028 मरीज सामने आ गए संक्रमित। पटना के बाद वैशाली में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं और देखिए वैशाली में 1035 नए केसेस सिर्फ पिछले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या जो है अब 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े हैं वो 11,407 दर्ज किए गए और सिर्फ राजधानी में 2028 नए मरीज संक्रमण के साथ सामने आ गए। बेतिया में कोरोना को लेकर लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही है। शहर के लाल बाजार समेत अन्य इलाकों में बाजार में लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, जिस वजह से शहर में जाम जैसे हालात हैं। ये देखिए, ये सीधे तौर पर मुसीबत को आमंत्रण देने की जैसी तस्वीरें हैं, जहां पर लोग लापरवाही करने से बाज नहीं आ रहे। अनावश्यक घर से बाहर निकलने से मनाही है, इसके बावजूद देखिए जाम जैसी स्थिति। इस हालात में जब पेंडेमिक सिचुएशन में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार जिलावार आंकड़ों पर भी नजर डालिएगा तो बढ़ती नजर आती है। शहर में जाम जैसे हालात हैं, बगैर मास्क के लोग बाजार में घूमते नजर आ रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लापरवाही सभी की जान पर कितनी भारी पड़ सकती है। सासाराम में कर्फ्यू शुरू होने के बावजूद दुकानें खुली हैं, तो पुलिस वालों ने उन दुकानों को तहस नहस करके रख दिया। क्या इस तरीके से कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जा सकता है? ताजी सब्जियों से भरी टोकरी उलटते जा रही हैं। खाकीधारी और हरी भरी सब्जियों से ढक गई है पूरी की पूरी सड़क। डिब्बे पर पुलिस वालों की लात पड़ते ही जमीन पर गिरकर तड़पने लगी हैं मछलियां। तो पिंजरे खुलते ही सड़क पर आजादी के कदम बढ़ाते नजर आ रहे हैं ये नन्हे चूजे। ये नजारा है रोहतास के व्यस्त डेहरी मार्केट का,
जहां शाम 4 बजे कर्फ्यू शुरू होने के बावजूद ये दुकानें खुली हुई थीं। जब प्रशासन की टीम सड़क पर उतरी तो ये दुकानदार अपनी दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए, तो खाकीधारियों ने पूरी दुकान को ही तहस नहस करके रख दिया। जमीन पर सब्जियों से भरी टोकरी उलट दी तो मछलियां और चूजों को भी सड़क पर छोड़ दिया। प्रशासन की टीम जब पाबंदी का पालन कराने बीएमपी मार्केट पहुंची तो वहां संतोष वस्त्रालय का शटर खुला पाया। जब बंद करने का आदेश दिया गया तो अधिकारियों और दुकानदार के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। दोनों दुकान को 48 घंटे के लिए सील कर दी गई है। संतोष वस्त्रालय से 5000 रुपया जुर्माना भी वसूल किया गया है तथा अन्य दुकानों से 200 रुपया का जुर्माना भी वसूल किया। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ही शाम 4 बजे के बाद कर्फ्यू की पाबंदी शुरू की गई है, लेकिन डेहरी की ये दुकानदार उसका पालन करने को तैयार नहीं है। लेकिन कर्फ्यू लागू करने के नाम पर डेहरी के आला अधिकारियों के सामने इन खाकीधारियों ने जो उत्पात मचाया और रौब दिखाया उसे भी कतई सही नहीं ठहराया जा सकता। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। और बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से आ रही है, जहां पर पद्मश्री मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया है। वैज्ञानिक समाजसेवी मानस बिहारी वर्मा के निधन से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई दरभंगा से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर वैज्ञानिक और समाजसेवी मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया है। 2018 में उन्हें पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया था। तेजस फाइटर विमान बनाने को लेकर उनकी पहचान रही। पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम के वो मित्र थे। मानस बिहारी दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के बाउर निवासी थे। और सहयोगी विपिन हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ दरभंगा से जुड़ के हैं। विपिन, कैसे निधन हुआ है, क्या जानकारी इस वक्त सामने आती हुई? जी विभा, उनका जो निधन हुआ है बीती रात 11 बजे रात में उनका निधन हुआ। वो अंतिम सांसें ली और यहाँ दरभंगा में ही उनका आवास है लहरियासराय में, वहीं उनका निधन हुआ है। और कुछ दिनों से बीमार भी चल रहे थे, 78 वर्ष के आयु में थे, तो कुछ बीमारियां भी थी जिनसे वो लड़ रहे थे। लेकिन फिर भी इस स्थिति में भी उन्होंने रिटायरमेंट के बाद यहाँ शिक्षा को लेके जो वो मुहिम चला रहे थे उससे जुड़े हुए थे, कई संस्थाओं से जुड़े हुए थे और बहुत एक्टिव, मतलब कहें तो जो उनकी मौत होने से पहले तक भी जो है वो एक्टिव रहे और अपने सामाजिक जो योगदान है उसमें जुटे रहे। जी बिल्कुल विपिन, समाज सेवी के तौर पर आसपास के लोगों के बीच उनकी पहचान, उनकी पैठ और अब उनके निधन की खबर से समूचे समाज सेवी जगत की अगर बात की जाए, साथ ही साथ वो तमाम लोग जो उनके साथ जुड़े हुए थे, एक गहरी खाई नजर आने लगती है। जी, चूंकि उनका रिटायरमेंट के जो अवकाश हुआ उसके बाद भी वो घर में नहीं रहे। वो गरीब बच्चों के लिए जो है एक संस्था से जुड़ने के बाद जो है कंप्यूटराइज जो पढ़ाई जो गांव तक नहीं पहुंचती है उसको लेके वो चिंतित रहते थे और गांव-गांव जाके एक वैन में जो है वो पूरा सिस्टम बनाए थे और वो गांव-गांव जाके गरीब बच्चों के साथ बैठते थे, उन्हें पढ़ाते थे। तो एक जो कहें उनकी ललक थी शिक्षा को लेकर, जो गांव-गांव तक पहुंचाना था, वो कहीं ना कहीं सपना जो है टूट रहा है गरीब बच्चों के बीच में। अब वो नहीं जा पाएंगे, जिसको लेके और लोगों में मायूसी है। अंतिम संस्कार कब तक किया जाएगा? घर वाले परिजनों की तरफ से कोई जानकारी इस वक्त सामने आ पाई है? अभी चूंकि ये बहन के यहाँ ही रहते थे, इनका गांव यहाँ से बहुत दूर है। अभी इस तरह की कुछ जानकारियां नहीं मिल पा रही। अभी सारे परिवार के लोग इकट्ठा हो रहे हैं क्योंकि रात में ही उनकी देहांत हुआ है। विपिन, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में संक्रमण की सुनामी के आगे सरकार से लेकर तमाम निजी अस्पताल जो हैं वो इस वक्त फुल हो चुके हैं। कहीं बेड की कमी है तो कहीं ऑक्सीजन की किल्लत ने सिस्टम और सोसाइटी को परेशान कर रख दिया है। लेकिन इस आफत काल के बीच पटना से राहत की भी खबर है।
महामारी से जारी जंग के बीच पटना में 250 बेड का 2 नया अस्पताल और 100 बेड के एक आइसोलेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। सबसे पहले बात बिहटा की, जहां ईएसआईसी अस्पताल में 100 बेडों पर कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। रविवार को 17 मरीजों को भर्ती किया गया। खास बात यह कि इस अस्पताल में साधारण मरीजों का इलाज भी किया जा रहा है। 200 बेड के अस्पताल को डीआरडीओ की ओर से तैयार किया गया है। उम्मीद है अगले 3 दिन में इस अस्पताल में बाकी 100 बेड की व्यवस्था कर दी जाएगी। इधर पटना के राजेंद्र नगर नेत्र अस्पताल में 125 बेड का ग्रेड 2 अस्पताल भी शुरू हो गया और यहां भी कोरोना के मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। हालांकि गंभीर संक्रमण वाले मरीजों को यहां भर्ती नहीं किया जा रहा। यहाँ पर लेवल 2 का हॉस्पिटल बनाया गया है, जहां पर की जो मरीज हैं वो भर्ती किए जाएंगे, उनका इलाज होगा। लेकिन अगर वो क्रिटिकल होते हैं, उनकी स्थिति विकट होती है, तो उन्हें फिर यहाँ से दूसरे अस्पतालों में या सरकारी अस्पतालों में ट्रांसफर किया जा सकता है। और ये 125 बेड का जो अस्पताल है ये शुरू हो गया है। यहाँ पर बिहार में जिन भी मरीजों, कोविड के मरीजों को बेडों की किल्लत होती है, वो यहाँ पर आके अपना इलाज करा सकते हैं और उनका सकुशल रूप से यहाँ पर इलाज किया जाएगा। ये तमाम व्यवस्था पटना के राजेंद्र नगर नेत्र चिकित्सालय में 125 बेड के अस्पताल में की गई है। तो कोरोना से जंग जीतने के लिए पटना में जहां 250 बेड के 2 नए अस्पताल शुरू हो चुके हैं, वहीं कंकड़बाग के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को भी 100 बेड का आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, ताकि कोरोना संक्रमित सामान्य मरीजों का यहां इलाज किया जा सके। और ये देखिए यहाँ पे जो है वो कोविड जो है आइसोलेशन सेंटर जो है वो बनाया गया है। पूरी तरह से ये आइसोलेशन सेंटर जो है वो तैयार हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम तरह की तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है। जो लोग होंगे कोरोना संक्रमित, वो यहाँ आकर के अपना इलाज करा सकते हैं और इसके लिए यहाँ पे 100 बेड का ये जो है अस्थायी अस्पताल जो है वो बनाया गया है। पूरी तरह से जो है तमाम तरह के जो संसाधन है वो यहाँ पे लगा दिए गए हैं। ऑक्सीजन जो है वो लगा दिए गए हैं। उसके अलावा जो अगर हम बात कर ली जाए तो वेंटिलेटर, जिसकी लेकर के लगातार जो है कमी देखने को मिल रही थी, तो वो भी यहाँ पे जो है वो बनाया हुआ है और पूरी तरह से ये अस्पताल जो है वो तैयार हो चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि स्वास्थ्य विभाग की इस पहल से कोरोना की चपेट में आ रहे लोग इस परेशानी से निकल पाएंगे, उन्हें सुविधा मिलेगी और अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन के लिए मारामारी से राहत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए बिहटा से अमरजीत के साथ पटना से धर्मेंद्र और अमित कुमार की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच पटना में कई ऐसे घर हैं जहां सभी सदस्यों के संक्रमित होने की वजह से घर में कोई खाना बनाने वाला तक नहीं है। ऐसे में कई मददगार लोग सामने आए। पटना में एक ऐसा ही रेस्टोरेंट है जो लोगों को लगातार निःशुल्क भोजन मुहैया करा रहा है। चावल, दाल, सब्जी, भुजिया, प्याज, मिर्च, शानदार पैकेट में खाने का ये सारा सामान उन लोगों के लिए है जो इस वक्त कोरोना बीमारी से जूझ रहे हैं और अपने घरों में बंद हैं। कोरोना ने कई परिवारों को अपनी चपेट में ले लिया है। कई परिवार ऐसे हैं जिसके तकरीबन सभी सदस्य बीमारी की चपेट में हैं। ऐसे में घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। इस मुश्किल हालात में मदद के हाथ भी लोगों के उठ रहे हैं। पटना में कुछ ऐसे लोग हैं जो सामान्य दिनों में रेस्टोरेंट चला रहे थे। वे मुश्किल घड़ी में लोगों तक लगातार निःशुल्क भोजन मुहैया करा रहे हैं। जिन लोगों को दिक्कत है उन लोगों के लिए बाकायदा मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप भी जारी किया गया है, ताकि एक कॉल या मैसेज पर उन तक खाना पहुंचाया जा सके। खाने में न्यूट्रिशन और हाइजीन का भी पूरा ख्याल रखा गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये जो खाने का पैकेट है वो तैयार किया जा रहा है और ये सिलसिला पिछले कई दिनों से चल रहा है। कई युवक हैं जो एक रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं और ये लोग पिछले साल भी कोरोना के समय जो पीड़ित परिवार थे उनके लिए आगे आए थे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कटिहार सदर अस्पताल में कैसा इंतजाम है? डॉक्टर कितने अलर्ट हैं? कौन से विभाग के डॉक्टर ड्यूटी में हैं और कौन ड्यूटी से नदारद हैं? देखिए हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा की रियलिटी रिपोर्ट। कोरोना काल के दौरान बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था कितना मुस्तैद है, इसको समझने के लिए हम कटिहार के ये तस्वीर दिखा रहे हैं। सबसे पहले दिखा रहे हैं ये एक्सरे रूम है कटिहार में, जहाँ एक्सरे लगभग चल रहा है। एक्सरे की स्थिति ठीक ठाक है, लोग बैठ रहे हैं और अपने कतार में इंतजार कर रहे हैं। कैसे चल रहा है इलाज आपको दिखा रहे हैं। ये सामान्य रोगियों का है।
और देख सकते हैं डॉक्टर साहब मौजूद है। हालांकि अभी पेशेंट नहीं है, लेकिन डॉक्टर साहब अपने ड्यूटी पर मौजूद है और ये लगभग स्थिति ठीक है। और यहाँ जो दिखा रही ये तस्वीर देखिए, यहाँ दंत चिकित्सालय है और यहाँ भी रियलिटी चेक की स्थिति अगर दिखाए, डॉक्टर साहब मौजूद है और हालांकि रोगी नहीं है। तो ये दो जो सेगमेंट है ये लगभग पास है। अब इससे जरा आगे बढ़ते हैं और आपको तस्वीर दिखाते हैं ये सर्जरी कक्ष का। सर्जरी कक्ष जो सबसे अहम है और अभी जरूरी है। कोई भी एक्सीडेंटल स्थिति होता है, लोग सदस्य होता है, लेकिन जो डॉक्टर होना चाहिए उनका कुर्सी खाली है। और जो यहाँ का सूत्र बताते हैं कि इमरजेंसी लगभग मरीज का ये जो कुर्सी डॉक्टर है ये खाली ही रहता है। और डॉक्टर साहब मात्र हफ्ते में 2 दिन सिर्फ शुक्रवार और शनिवार को ही इस सर्जरी रूम में आते हैं। तो यानी सबसे जो बड़ी सेवा है एक्सीडेंटल स्थिति में, कोई भी मरीज जब सदर अस्पताल पहुंचते हैं तो ये जो सर्जरी रूम है ये खाली रहता है और डॉक्टर नहीं रहता है, जो एक डरावना स्थिति है। बताते चले ये कटिहार सदर अस्पताल जो है बड़ी आबादी को लाभ पहुंचाते हैं, लेकिन आम जो टेस्ट है उसमें तो लोग आते हैं और डॉक्टर भी मौजूद है, लेकिन सर्जरी के कोई विशेषज्ञ डॉक्टर जो भी तैनात है वो नहीं आते हैं। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि आखिर डॉक्टर साहब नहीं रहने से जो सर्जरी मरीज है उनका इलाज कैसे होगा। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर पटना से आ रही है, जहां पर तख्त हरमंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है। बाल लीला गुरुद्वारे को उड़ाने की धमकी दी गई है। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से, जहां पर तख्त हरमंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसमें बाल लीला गुरुद्वारे को उड़ाने की धमकी के तौर पर ये तमाम थ्रेटनिंग सामने है। 50 करोड़ की रंगदारी की मांग की गई है। सरकारी कर्मी के नाम और मोबाइल का इस्तेमाल किया गया है धमकी देने के लिए, जिसमें तख्त हरमंदिर को उड़ाने की धमकी सामने और 50 करोड़ की रंगदारी की डिमांड की गई है। और बड़ी खबर लखीसराय से आ रही है, जहां पर प्रेमी प्रेमिका को पेड़ से बांध दिया गया। जी हां, घर में रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद प्रेमी और प्रेमिका को पेड़ से बांधा गया है। रात भर पेड़ से ये दोनों प्रेमी जोड़े जो हैं वो बंधे रहे। सरपंच और ग्रामीणों की मौजूदगी में इनकी जबरन शादी कराई जाती है। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर इन दोनों प्रेमी जोड़े की सरपंच और मुखिया ने जबरन शादी करा दी। मंदिर में इन सबकी जबरन शादी हुई। बीरूपुर थाना इलाके के पुरतेजनी गांव की यह घटना बताई जा रही है, जहां पर थाना अध्यक्ष ने प्रेमी जोड़ों को ग्रामीणों के कैद से बाद में छुड़ाया है। वैशाली के महुआ में नगर परिषद कार्यालय के पास ट्रक और बोलेरो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ओवरटेकिंग करने के चक्कर में बोलेरो की ट्रक से टक्कर हो जाती है। देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बोलेरो निर्माणाधीन दीवार से जाकर टकरा जाती है। बोलेरो की टक्कर से एक ऑटो भी पलट जाती है। हादसे में बोलेरो के ड्राइवर की मौत हो गई है और वहीं सभी ऑटो सवार बाल बाल बच गए। नालंदा के हिलसा अनुमंडल के इस्लामपुर बाजार में आटा चक्की में अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर फायरिंग की। आटा चक्की मिल मालिक करुण कुमार अपने दुकान के बाहर बैठे हुए थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान अपराधियों की तरफ से देखिए सरे राह फायरिंग की जाती है। बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनसे रंगदारी की मांग की। रंगदारी नहीं देने पर 3 राउंड हवाई फायरिंग की गई, साथ ही धमकी भी दी गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर फिलहाल पुलिस ने अपराधियों की पहचान कर ली है और इनकी तलाश में जुट गई है। वैशाली के भगवानपुर में पुलिस ने करीब 30 लाख के विदेशी शराब को जब्त किया है। शराब माफिया ने पुलिस को धोखा देने के लिए शराब से लदे कंटेनर पर स्पीड पोस्ट लिखवा कर रखा था। शराब से लदा यह कंटेनर झारखंड से पूर्णिया लाया जा रहा था।
कोरोना काल में जहां एक तरफ दुनिया महामारी से जूझ रही है, वहीं इस मुश्किल वक्त में शराब तस्कर भी तरह तरह के तरकीबों के जरिए गोरख धंधा कर रहे हैं। वैशाली के इमादपुर के पास भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने NH 22 पर इमादपुर के पास छापेमारी करते हुए तकरीबन 30 लाख की विदेशी शराब जब्त की। 30 लाख की शराब कंटेनर वाली ट्रक से पकड़ी गई है। पुलिस को चकमा देने के लिए तस्करों ने ट्रक पर स्पीड पोस्ट लिख दिया था। पकड़ा गया कंटेनर झारखंड से पूर्णिया लाया जा रहा था, लेकिन गुप्त सूचना के आधार पर ट्रक पकड़ा गया। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। ड्राइवर के मुताबिक उसे बताया गया था कि ट्रक में मोटर पार्ट्स लदा है। वो इस बात से अनजान था कि ट्रक पर 233 कार्टन विदेशी शराब लादी गई है। ये लातेहार से कहाँ जाना था? ये पूर्णिया रोड पे। तो मालूम नहीं था कि बिहार में शराब बंदी है? सर मेरे को शराब नहीं बोला, मेरे को स्पेयर पार्ट बोला कि स्पेयर पार्ट है इसमें। मेरे को तो यही बोला था ना सर, इसमें स्पेयर पार्ट है। क्या चीज़ का? बस वगैरह का, गाड़ी का। कहाँ ले जाना था? ये पूर्णिया रोड पे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए News 18 बिहार झारखंड।